अभी मेन पॉइंट नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट है, समझने में आपको हो सकता है परेशानी होगी। मैं सिंप्लीफाइड कर बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, डिस्काउंट यानी क्या? डिस्काउंट यानी एक पार्टी बोलो या पर्सन बोलो, दूसरे पार्टी को यानी पर्सन को कुछ कीमत में कमी करके देता है। कमी का मतलब है कम करना, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, डिस्काउंट को हम कंसेशन भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप दुकान में गए, सामने वाले ने बोला कि जो वस्तु आपने पसंद किया, उसकी कीमत 100 रुपये है, उसके ऊपर 100 रुपये लिखा है, प्रिंटेड है। और आपने दुकानदार को बोला कि भैया 100 रुपये में कुछ कम कर दो ना। मान लो आपने बोला कि भैया 10 रुपये कम कर दो, तो ये 10 रुपये जो आपने उसको दुकानदार को कम करने को बोला, ये डिस्काउंट है। यानी एक आधी चीज की वैल्यू कम करके मांगना और देना। यानी आप मांगोगे और दुकानदार कम करके देगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट। सीधी भाषा में कंसेशन। अब डिस्काउंट के दो प्रकार हैं। एक है ट्रेड डिस्काउंट, TRADE, ट्रेड म्हणजे व्यापार, और दूसरा है कैश डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट के दो प्रकार, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। समझने में कंफ्यूज होंगे, लेकिन समझेगा जरूर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, एक दुकान में आप गए, उसने 100 रुपये की चीज बोला, आपने उसको डिस्काउंट मांगा यानी कंसेशन मांगा, उसने बोला 10%। 100 रुपये माइनस 10% म्हणजे 10 रुपये। तो आपके घर में वो वस्तु 90 रुपये में आएगी। मतलब क्या हुआ? 100 रुपये की चीज यानी गुड्स आपने 90 में परचेस किया, तो व्यापारी बिल बनाएगा। फिर बिल पर आपका नाम लिखेगा, पूछेगा आपका नाम क्या है, लिखेगा 1 टॉय, TOY, टॉय यानी खिलौना, कीमत लिखेगा 100 रुपये माइनस 10%, 10 रुपये माइनस करेगा और नेट वैल्यू 90 रुपये हो गई।
अब पहले तो आप उस दुकान में गए हो, 100 की चीज़ 10 रुपये डिस्काउंट पर मांगी हो, यानी आपको मिली 90 रुपये में। अब आप उसको दुकानदार को बोल रहे हैं कि भैया जी, अगर इसका पैसा मैं 1 महीने बाद दूंगा। दुकानदार ने आपको बोला नहीं भाई, अब भी देते होंगे तो लगे तो मैं थोड़ा पैसा और कम कर देता हूँ। 1 महीने के बाद नहीं, अभी दो। फिर आपने उनको बोला कि अभी एक काम करो, जितने की वस्तु हो गई, 100 की वस्तु 90 में हो गई, अब इसमें हमको और 10% पेमेंट करते होंगे, डिस्काउंट देते होंगे, तो अब भी पेमेंट करते हैं। नेट वैल्यू कितनी हो गई? 90। और आप बोलते 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, या फिर आप बोलते अब भी होना तो 10% और दो, तो 90 रुपये पर 10% निकाला जाएगा, यानी कितना आएगा वो? 9 रुपये। ये 9 रुपये की लालच क्यों दिया दुकानदार को आपने? अब भी कैश होना होगा तो एक तो 1 महीने के बाद 90 रुपये ले, या अब भी होना होगा अभी के अभी, तो फिर 10%, 90 के ऊपर 10%, यानी 9 रुपये फिर कम करो। ये जो 9 रुपये का डिस्काउंट है, इसको बोलेंगे हम कैश डिस्काउंट। क्यों? दुकानदार को आपने लालच दिया, एक तो 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा तो 90 रुपये दूंगा, आज के आज अब भी होना होगा, तो हमको और कम करो। तो दुकानदार को लगता है जल्दी कैश मिल जाती। जल्दी कैश मिलने के लिए दुकानदार ने आपको और 10% कम किया, अपने 100 रुपये पे नहीं होगा, अभी 90 पे होगा। ये जो 9 रुपये आया, ये है कैश डिस्काउंट। वो पहले 10% जो था वो ट्रेड डिस्काउंट था, ये जो 10% है ये कैश डिस्काउंट है। क्या फर्क है दोनों में? पहले 10% मैंने आपको लालच दिया, 10% कीमत कम करता हूँ, वस्तु ले लो। माल बेचने के लिए जो डिस्काउंट, माल बेचने की लालच देने के लिए जो डिस्काउंट सेलर यानी दुकानदार परचेसर को म्हणजे आपको देता है, वो ट्रेड डिस्काउंट। और फिर माल बेचने के बाद दुकानदार के पैसे आपके ऊपर हो गए 90, वो वसूल करने के लिए जल्दी वसूल करने के लिए और जो डिस्काउंट दिया जाता वो निकाला जाता नेट वैल्यू पर, नेट यानी 90। तो ये 90 रुपये पर 10% को हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। क्या बोलेंगे हम? कैश डिस्काउंट। अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दोनों डिस्काउंट पहले समझा के बताता हूँ। अभी ओरली बताया, जो ओरली बताया वही मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे समझा के बताता हूँ। तो अभी ब्लैक बोर्ड देखो, जिस तरह से वो नोट्स में लिखा है उसी तरह से समझा देता हूँ।
डिफिकल्ट है, कंफ्यूजनेबल है, लेकिन परफेक्ट समझेगा। क्या मीनिंग है? देखो टेबल के अंदर पहला पॉइंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है? इट इज एन अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। लिस्ट प्राइस का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। लिस्ट यानी कम से कम। देखो एक वस्तु की सेलिंग प्राइस आपको 100 रुपए बताई थी। मैं सेलर हूं, दुकानदार, आप परचेस हो। आप मेरे दुकान में आए, एक टॉय खिलौना देखा, उसके ऊपर कीमत छपी थी 100 रुपीज। फिर आपको खिलौना पसंद आया, आप मुझसे बार्गेनिंग करने लगे। आपने बोला भाई कुछ तो कम करो। मैंने बोला ठीक है। हमारे दुकान में स्कीम चालू है 10% डिस्काउंट की। तो 100 रुपए पर 10% 10, यानी अभी नेट प्राइस हो गई 90 रुपए। यानी ट्रेड डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पर, लिस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है। ये मैंने आपको लालच दिया, 100 का माल 90 में लेके जाओ, 10 रुपए डिस्काउंट। क्यों दिया? माल बेचने के लिए। अभी आपके ऊपर कितने रुपए हो गए? 90। आपने मुझे बोला कि भाई ये 90 रुपए उधारी में लिख लो, मैं 1 महीने के बाद दूंगा। आपने मुझे बोला पहले तो 100 की चीज 90 में मांगा, अब बोलते पहचान के हो कस्टमर तुम, अब बोलते हो 90 रुपए 1 महीने के बाद दूंगा। मैंने बोला नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता। फिर मैंने बोला एक काम करो, और 90 के बदले में मैं और तुमको 5% डिस्काउंट देता हूँ, या और तुमको 10% डिस्काउंट देता हूँ। 90 पर 10 यानी 9 रुपए। अब भी क्या, अभी तुम मेरे को पेमेंट करते होंगे तो 81 करो, 81, यानी 100 रुपए की सेलिंग प्राइस पर मैंने आपको माल बेचने के लिए लालच दिया 10 रुपए, फिर 90 में आपको बेचा। अभी 90 में कीमत डिसाइड होने के बाद आप बोलते हो कि मैं 1 महीने के बाद 90 रुपए ला के दूंगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ लगे तो मैं तुझे और 10% कीमत कम कर देता हूँ इस पर। यानी ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग प्राइस पर निकाला जाता है और कैश डिस्काउंट नेट प्राइस पर निकाला जाता है। अभी एक दूसरा भी उदाहरण देता हूं। क्या है, देखो एक दूसरा उदाहरण देता हूं, ये तो समझ गया होगा आपको। दूसरा उदाहरण ऐसा है, मैंने आपको 2-3 महीने पहले उधारी में, मैं सेलर हूं, माल बेचने वाला, तुम परचेसर हो, माल खरीदने वाले। मैंने आपको 500 रुपए का माल क्रेडिट उधारी पर बेचा 2 महीने पहले, और आप अभी मुझे पैसे लाके नहीं दे रहे हो। मेरे आपके ऊपर 500 है।
तो मैं बोलता हूँ कि भैया तू जल्दी पैसे लाके देगा 8 दिन में, तो मैं तेरे को 50 रुपये छोड़ देता हूँ। यानी कैश वसूल करने के लिए मेरा पैसा आपके ऊपर 500 है, तो डेफिनेटली आप मुझे 500 रुपये लाकर देना चाहिए। पर ये 500 रुपये देने के लिए आप मुझे घुमा रहे हो, आज देता हूँ कल देता हूँ। आखिर मैंने आपको एक लालच दिया कि भैया एक काम कर, मैं 50 रुपये तेरे को छोड़ देता हूँ, 500 के बदले में जल्दी मेरे को 50 रुपये काट के 450 ला के दे। यानी क्या, मेरा पैसा मुझे कैश वसूल करने के लिए मैंने आपको जो डिस्काउंट दिया, अगेन उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या बोलता है टेबल में का, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस प्राइस। ये ग्रॉस प्राइस है। कैश डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन नेट प्राइस। ये देखो 100 की वस्तु 90 में मैंने लगाया, ये क्या ट्रेड डिस्काउंट है। मैंने तुमको 90 में वस्तु बेचा, तुम्हारे ऊपर 90 रुपए हो गए। अब तुम मेरे को घुमा रहे हो, 1 महीने के बाद दूंगा, 2 महीने के बाद दूंगा। तो मैंने बोला अभी के अभी देता हूँ ना, और मैं तुझे 10% देता हूँ। तो कैश वसूली के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ग्रॉस पर निकलते हैं, एमआरपी बोलती है इसको। एमआरपी यानी क्या, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वो आपके वस्तु पर प्रिंटेड रहती, लेबल लगा रहता है, उसको एमआरपी बोलते हैं। और डिस्काउंट माइनस करने के, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू पर जो निकाला जाता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखो 3 नंबर पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है, माल बिकने को होना। मैं सेलर हूं, मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया, जल्दी जल्दी माल बिकने को होना। पेपर में ऐड आती ना आजकल, आलीशान कपड़ा लेने आओ 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, कभी लिखा रहता अप टू यूपी अप टू 30%। तो ये जो बिजनेसमैन पेपर पर, न्यूज़पेपर पर, पम्पलेट पर डिस्काउंट की घोषणा करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, लालच बताते हैं, वो ट्रेड डिस्काउंट है। उसका इंटेंशन ये रहता, उद्देश्य जल्दी माल बिकने को होना। उधर देखो कैश में क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट इज गिवन एनकरेज अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। यानी माल बिकने को होना जल्दी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट देता हूं। और फिर माल बिकने के बाद मेरे पास से माल तो चला गया तुम्हारे घर में, अब तुम्हारे से जल्दी पैसा वसूल करने के लिए एक जो लालच दी जाएगी उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। रिकॉर्डिंग, अकाउंट लिखते समय ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, किताबों में ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। क्यों? 100 रुपए का माल 90 में बिका, 90 की एंट्री करेंगे, ये डिस्काउंट की एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन
ये जो कैश डिस्काउंट है 9 रुपए, इसकी एंट्री होती है। क्यों? मैंने आपको माल 100 का माल 90 में बेचा, तो बेचने की एंट्री 90 होगी, यानी मेरे आपके ऊपर 90 रुपए हो गए। अब ये 90 रुपए की एंट्री तुम्हारे अकाउंट में चली गई। अब ये 90 रुपए में से वसूल करने के लिए मैंने आपको और लालच बताई, ये 9 रुपए की एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 रुपए अकाउंट में लिखे ही नहीं, 90 लिखे, इसलिए 10 की एंट्री नहीं होगी। माल सेल करने की एंट्री 90 की होगी। तो तुम्हारे अकाउंट में 90 रुपए की एंट्री मैंने चढ़ा दिया, मैंने लिखा दिया। अब तुम 90 के बदले में मुझे 81 दे रहे हो। आप जो 9 रुपए कम दे रहे हो, इसकी एंट्री करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे किताब में पहले ऑलरेडी मैं एंट्री कितनी कर चुका हूँ, 90 की। अब तुम मुझे कितने दे रहे हो? 81। अब 9 रुपए की एंट्री नहीं करूँगा तो अकाउंट टैली नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे इधर 100 की एंट्री होती ही नहीं ना, सीधी मैं 90 की एंट्री करूँ। इसलिए बोला जाता ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता किताबों में, पर कैश डिस्काउंट की एंट्री करना पड़ता, क्योंकि 100 रुपए का माल 90 में बेचा, तो मैंने आपके नाम से 90 रुपए चढ़ा दिया है। अब 90 में से तुम 81 दे रहे हो, 9 मैं छोड़ रहा हूं, तो 9 की एंट्री किए बगैर अकाउंट टैली नहीं होगी। तो ये डिस्काउंट के बारे में हमारा स्पष्टीकरण हो गया। अभी पॉइंट नंबर 24, ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेड यानी व्यापार, कंसर्न यानी दुकान बोलो, कंपनी बोलो, पार्टनरशिप बोलो। ट्रेडिंग कंसर्न यानी क्या लिखा है देखो, इट इज बिजनेस कंसर्न एस्टेब्लिश विद एन ऑब्जेक्ट टू अर्निंग द प्रॉफिट। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है दुकान, व्यापार, कारखाना चलाया जा रहा प्रॉफिट कमाने के लिए, बाय सेलिंग द गुड्स, वस्तुएं बेचकर। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कमर्शियल म्हणजे व्यापारी, ऑर्गेनाइजेशन म्हणजे संगठना भी बोला जाता है, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको प्रॉफिट मेकिंग यानी। और क्यों? अगर मैं व्यापारी हूं, मैंने कोई ट्रेडिंग कंसर्न खोला, कपड़े का दुकान खोला, कपड़े का कारखाना खोला, इलेक्ट्रिक का दुकान खोला, फर्नीचर का दुकान खोला, ये ट्रेडिंग कंसर्न हो गया। ये क्यों चलाया मैंने? प्रॉफिट कमाने के लिए। कोई भी दुकानदार दुकान क्यों खोलता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सामाजिक सेवा करने के लिए दुकान नहीं खोला जाता। तो जो दुकान कंसर्न यानी दुकान बोलो, कंपनी बोलो, पार्टनरशिप बोलो, जो दुकान प्रॉफिट कमाने के लिए खोला जाता, उसको ट्रेडिंग कंसर्न बोलते हैं। और ट्रेडिंग कंसर्न का मेजर ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। उसको ही बोला जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ही बोला जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अभी 25 नंबर, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। क्या लिखा है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टेब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई नहीं जाती। आप बोलेंगे
फिर बनाते क्यों है? जब तुमको प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो? आगे दिया है, बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज, रेंडर्ड करना म्हणजे देना, सर्विसेज यानी सेवा, टू द सोसाइटी, यानी जो संस्था प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती तो फिर सोसाइटी, समाज के लोगों में, समाज में जो लोग हैं उनकी सेवाएं, उनको सर्विस देने के लिए बनाई जाती, उसको नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स क्लब, SPORT यानी खेलने के क्लब, अस्पताल, दवाखाने, हॉस्पिटल यानी प्राइवेट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से चलाए हुए, चैरिटेबल ट्रस्ट यानी स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके लिए जो बनाए जाते हैं। अब देखो 24 और 25 में एक डिफरेंस है, वो बता देता हूँ। 24 नंबर में कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार प्रॉफिट कमाने के लिए शुरू करता है, उसको बोलते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। और अगला पॉइंट है 25 में जब कोई व्यक्ति अपना कोई संगठन शुरू करता है, ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं होता तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब मजे की बात यह है कि अस्पताल देखो, हॉस्पिटल, ये दोनों में आते हैं। जो प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट, डॉक्टर देशमुख अस्पताल, डॉक्टर कुलकर्णी अस्पताल, वो उसकी ओनरशिप अकेले के पास है, अकेले के पास है। तो दिन भर जो पैसा कमाएंगे वो घर में वो लेके जाएंगे, वो हो गया कमर्शियल। और 10-12 लोग एक साथ आकर अगर कोई अस्पताल खोलते हैं और पब्लिक को सेवा देते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा नागपुर में सिम्स, CIIMS, सिम्स, या दड़वी हॉस्पिटल, या रामदासपेट पे का सनफ्लावर हॉस्पिटल, ये क्या है? 7-8 लोग एक जगह आकर एक ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्थापन करते हैं। और वो ट्रस्ट स्थापन करने के लिए लोगों से चंदा, पैसा जमा करते हैं, फिर एक छोटा सा अस्पताल शुरू करते हैं, ज़्यादा पैसा आया तो बड़ा अस्पताल शुरू करते हैं। उस अस्पताल में समाज के लोगों को सेवा देते हैं। समाज को लोगों को सेवा देने के बाद वो दवाखाने को इनकम होता, वो दवाखाने का इनकम में से वो एक्सपेंडिचर खर्चा कर लेते। और अगर पैसा बचा तो घर में नहीं लेके जाते, तो वो बचा हुआ पैसा, जिसको सरप्लस, प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते, बचा हुआ पैसा उसी अस्पताल के डेवलपमेंट में लगाते। उससे क्या होता, वो अस्पताल और दिनों दिन बढ़ते जाता और अस्पताल के पास
नई नई मशीनरी आती रहती और वो समाज के काम आती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ। देखो, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क क्या होता है, वो थोड़ा सा अस्पताल के उदाहरण में जल्दी समझेगा। डॉक्टर पाल, इन्होंने एक अस्पताल खोला, पर्सनल, असिस्टेंट वगैरह रखा होगा, पर्सनल अस्पताल है। उसमें उनको फीस मिली 70,000 रुपये। एग्जाम्पल के लिए मंथ पर मंथ लो, पर ईयर लो, 70,000 रुपये मिले। और एक्सपेंडिचर हो गया उनका 40,000 रुपये। तो ये जो 30,000 रुपये हो गए, ये हो गए प्रॉफिट, पर्सनल इनकम। दो मिनट के लिए मैं डॉक्टर पाल बन जाता हूं। मैंने एक अस्पताल खोला, एक दो असिस्टेंट भी रखे, पर्सनल नाम पर है मेरे रजिस्ट्रेशन। पेशेंट देखा, एडमिट किया, ऑपरेशन किया, एक महीने में मेरे को मान लो 70,000 रुपये इनकम हो। और ये अस्पताल चलाने के लिए मुझे खर्चा आया, ऑपरेशन थिएटर का बोलो, असिस्टेंट का बोलो, लाइट बिल बोलो, 40,000। मेरा इनकम कितना हो गया? 30। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मेरा पर्सनल इनकम हो गया। क्यों? वो मेरा पर्सनल अस्पताल है। मैंने ठीक है ना, 2-4 असिस्टेंट लोगों की मदद लिया ना मैंने। रजिस्ट्रेशन मेरे अकेले के नाम पर है और इसलिए मेरा इनकम भी अकेले का है। इस पर मेरा पूरा अधिकार है। मैं मेरे घर में लेके जाऊंगा, मेरे परिवार को कुछ इसमें से बांट दूंगा या फैसिलिटी दूंगा। लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट, सात, आठ, 9, 10 लोग या उससे ज्यादा लोग एक साथ आए और हमने 9-10 लोगों ने चैरिटेबल सोसाइटी यानी ट्रस्ट स्थापन किया। और ये ट्रस्ट के द्वारा हम दवाखाना चला रहे। उसमें हमको फीस का इनकम 70,000 आया और वो चलाने के लिए एक्सपेंडिचर 40,000 आया। तो ये जो 30,000 है, इसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, तो फिर क्या सरप्लस बोलते हैं। यूज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल।
समझा होगा, जानबूझकर मैंने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लिया। ये मेरा पर्सनल हॉस्पिटल है, मतलब एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो मैं कमाता ये मैं मेरे फैमिली के उपयोग पे ला सकता हूँ, लेकिन 7, 8, 9, 10 लोग एक जगह आकर हमने कंबाइन अस्पताल बनाया, चैरिटेबल। चैरिटेबल का मतलब धर्मदाय। ये ट्रस्ट बनाते, संगठन बनाते। इस ट्रस्ट के द्वारा हमने एक अस्पताल चलाया। उसमें 70,000 फी मिली, चलाने के लिए खर्चा आया 40,000। आप जो 30,000 बचा उसको प्रॉफिट नहीं बोलते। प्रॉफिट कब बोलते? इधर कमर्शियल, नॉन कमर्शियल में उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, सरप्लस बोलते। तो फिर इसका उपयोग, ये हम 7, 8 लोग हैं, ये पैसा बांटेंगे नहीं, क्यों? ट्रस्ट है, ये बांटेंगे नहीं। तो वो जो पैसा हमारे पास बचा वो क्या करेंगे? यूज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ हॉस्पिटल। ये जो हमारे पास 30,000 रुपये बच गया, ये पैसा हम अस्पताल को आगे बढ़ाने के लिए काम में लाएंगे। म्हणजे क्या? तो जो सरप्लस दिखता है, एखादी नवीन मशीनरी लाएंगे या एखादा और सेक्शन खोल देंगे। मान लो हमारे दवाखाने में आई डिपार्टमेंट नहीं है, आई डिपार्टमेंट खोल देंगे। वैसा हर साल जो इनकम होते रहेगा उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे। कोई भी उसको घर में लेके जा नहीं सकता, क्योंकि ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। ये पार्टनरशिप नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। अगर ये पार्टनरशिप होती तो ले जा रहे। ट्रस्ट के अंतर्गत जो अस्पताल चलाया जा रहा उसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और ये सरप्लस उसी अस्पताल के डेवलपमेंट में काम में लाते हैं। इस तरह से अस्पताल बड़ा बड़ा होते जाता है। नागपुर में ऐसे एक नामांकित, जिसको रेपुटेड बोलेंगे, अस्पताल है, CIIM सिम्स, बजाज नगर में, सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह अस्पताल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत चलाया जाता है, पर इसकी शुरुआत यह डॉक्टर रिस्पेक्टेबल टावरी साहब ने किया था, और उन्होंने 5, 7, 10 लोगों को एक साथ लाया और एक छोटा सा पौधा लगाया था 30, 35, 40 साल पहले। आज वो बहुत बड़ा अस्पताल नागपुर का है। क्यों? वहाँ के पैसे वहीं पर उपयोग में लाए जाते हैं। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा ट्यूशन क्लास या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्यूशन में मैं जो कमाता हूँ ये कमर्शियल है। ये पैसा मैं मेरे घर में यूटिलाइज कर सकता हूँ, मेरा पर्सनल है। लेकिन प्रेरणा ट्रस्ट मैंने स्थापन किया था, जिसमें स्कूल, CBSE स्कूल, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज ये चलते हैं। अब इसमें जो इनकम बचता है उसको मैं सरप्लस बोलता हूँ। ये इनकम मैं घर में लेके नहीं जाता और जा भी नहीं सकता। तो उसी के पैसे में से वही डेवलपमेंट होता है। 83 में और पहला यूनिट 93 में प्रेरणा का शुरू हुआ था, प्रेरणा कॉन्वेंट।
आज 27 सालों में प्रेरणा कॉन्वेंट का बना, जूनियर कॉलेज, फिर सीबीएसई स्कूल, डिग्री कॉलेज, ये चलता है ट्रस्ट के अंदर, प्रेरणा ट्रस्ट। ये इसमें जो इनकम मिलता है वो मेरा नहीं है, वो ट्रस्ट का है। अभी पक्का समझ गए होंगे आप व्हाट इज द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर टर्मिनोलॉजी समाप्त होती है। अभी हम अगले वीडियो में या अगले मुलाकात में एक डिफ़िकल्ट पोर्शन को डिस्कशन करने जा रहे हैं, और रियली डिफ़िकल्ट है, जिसके ऊपर पूरा अकाउंट्स डिपेंड है, और वो पोर्शन है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटिंग नहीं, अकाउंट्स रियली डिफ़िकल्ट है। तो ये हम अगली मुलाकात में पढ़ेंगे।